अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, अगर मैं 2 मिनट में दोबारा लॉगिन कर लेती हूँ, रीस्टार्ट कर लेती हूँ मैं अपने कंप्यूटर को, जब तक आप लोग लॉगिन हो जाओ, ठीक है ना?
स्टूडेंट 5 एक मिनट वेट कीजिएगा। मैम अभी आ रही हैं, बस 5 एक मिनट वेट कर लीजिएगा।
अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? अ, जी असल में थोड़ा सा, हाँ जी, आवाज आ रही है बच्चों आप लोगों को? क्लियर है? ठीक है, नाइस। ठीक है। असल में क्योंकि मुझे बाद में भी रियलाइज हुआ कि मैं मोबाइल से कनेक्ट कर लूं, क्योंकि आज तो वैसे भी लेक्चर वाली क्लास नहीं है, क्वेश्चन आंसर सेशन है। तो मेरा लैपटॉप जो है वो थोड़ा टाइम लगा रहा है, कुछ अपडेशन वगैरह रन, आई डोंट नो, ऑल ऑफ अ सडन कोई रियल टेक की उसकी थी, तो वो अभी 30% दोबारा, मतलब 2 दफा हो चुका है, अभी दोबारा कर रहा है, तो मैंने कहा चलो मैं मोबाइल से ऑनलाइन हो जाती हूँ। अच्छा जी, सो आई वुड लाइक टू हैव योर क्वेश्चंस। चैप्टर वाइज हम चलते हैं, ठीक है ना? तो प्लीज आप लोग जो हैं वो अपने, बिल्कुल ठीक है, नाइस। तो अब यूं करते हैं, कैफ टू, अच्छा भाई कैफ टू का बच्चा कौन है? ये शेख। एनीवेज कैफ टू यहाँ क्या कर रहा है? चलें, ओके, ठीक है। प्लीज चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? चैप्टर 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। भाई आईडी है मैम, अच्छा जी, चलें आईडी है, कोई मसला नहीं। चैप्टर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 में जिन बच्चों को जो भी क्वेश्चंस हैं, प्लीज अपने टॉपिक ऑप्शन बताइए। ऑप्शन बता के मुझसे क्वेश्चन आप स्क्रीन के ऊपर दे दीजिए। अब थोड़ा सा रेलेवेंट क्वेश्चंस प्लीज थ्रो कीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा रेलेवेंट क्वेश्चंस थ्रो कीजिए स्क्रीन के ऊपर। इज देयर एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन बताइए बेटा। कोई सवाल है आप लोगों का तो प्लीज यहाँ पे मुझे भेजिए। जब तक मैं लैपटॉप से भी एंटर करने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप कि ये हो जाए वर्क आज का। थोड़ा सा आई डोंट नो क्यों ये इस तरह से अचानक ऑल ऑफ अ सडन इशू हुआ है। आई विल मेक श्योर कि आइंदा से मैं आधे घंटे पहले ही इसको ऑन कर दूं। सैटरडेज को यूजुअली आई डोंट नो, एक वो रहता है हैसल। जी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है? मुझे बताइए प्लीज। चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से हम बात करते हैं। चैप्टर नंबर मैनेजरियल कंसर्न्स। प्लीज बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिस्टिंक्ट, अच्छा एक एक करके, वन बाय वन, वन बाय वन, ठीक है, वन बाय वन। सबसे पहले हम मैनेजरियल कंसर्न्स के टॉपिक के ऊपर जाते हैं। मैनेजरियल कंसर्न्स बेटा, थोड़ा सा मुझे आप जरा सा अगर बता दें कि ये कौन से स्लाइड पर है। वर्ड मैनेजरियल कंसर्न्स जो है वो मिड, एक मिनट, वन बाय वन हम करेंगे। लेट्स डू इट वन बाय वन। यहाँ पर अगर मैनेजमेंट मुझे सुन रही है तो प्लीज, मैंने यहाँ से लैपटॉप से भी कनेक्ट दोबारा कर लिया है, मुझे प्लीज होस्ट बना दीजिए। ग्रेट, आई विल बी लीविंग फ्रॉम देयर। जी मैम, चेक कर लें, हो गया। जी मैं कर रही हूँ, बिल्कुल, थैंक यू। चलें जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब हम चैट स्क्रीन पे आ रहे हैं। यस, अब नाउ यू कैन प्लीज, यू गाइस कैन कंटिन्यू विद योर क्वेश्चंस।
या प्लीज मुझसे क्वेश्चंस कीजिए। चैप्टर नंबर 1 के हिसाब से मैं पहले वेब 1 की स्लाइड्स ओपन कर रही हूँ, आप अपने क्वेश्चंस प्लीज कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली, ठीक है। चैप्टर 1, आई एम जस्ट ओपनिंग एंड शेयरिंग द स्लाइड। जी बच्चों, क्वेश्चंस आप लोगों के आ नहीं रहे हैं, मेक श्योर कीजिए कि जिस स्टूडेंट को, यस एक मिनट रुक जाइए, मैं चैप्टर 1 की स्लाइड शेयर कर दूं, आप मुझसे स्लाइड से क्वेश्चन पूछो कि क्या पूछना चाह रहे हो। स्लाइड्स आ गई हैं अब आप लोगों के शेयरिंग के अंदर, शो हो रही है। हाँ, अब पूछो मुझसे क्वेश्चन चैप्टर वाइज। स्लाइड नंबर 12, ऑलराइट। हाँ, इस तरह से मुझसे पूछिए। नईम अहमद, नॉन मैनेजरल एम्प्लॉइज बता दे। नॉन मैनेजरल एम्प्लॉइज बहुत बहुत बड़ा वर्ड है, मुझसे पेज स्लाइड नंबर दे के पूछो। अभी जैसे किसी ने स्लाइड नंबर 12 पूछा, आई एम गोइंग ऑन टू स्लाइड नंबर 12, फिर इसको मैं बुक से रिलेट करूंगी और आपको एग्जांपल देके क्लियर करूंगी, ठीक है। दिस इज हाउ यू थ्रो द क्वेश्चंस एंड आस्क द क्वेश्चंस, ठीक है जी। अब बताओ, ये स्लाइड नंबर 12 के अंदर मिड्सबर्ग के जो क्वेश्चन आ रहा था, किस बच्चे को सवाल है? दैट इज शेख मोहम्मद उमर। शेख मोहम्मद उमर, इस स्लाइड में, स्लाइड नंबर 12 में क्या क्वेश्चन है आपका बेटा? ये मिड्सबर्ग एक साहब थे, उन्होंने मैनेजरियल अप्रोच को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल, डिसीशनल। डिसीजन ऑलवेज लाइज विद द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है। तो टॉप मैनेजमेंट के साथ साथ डिस्टर्बेंस हैंडलर हो गए, रिसोर्स किस डिपार्टमेंट को कितना देना है, तो ये सारे डिसीजंस कौन लेते हैं? ये टॉप मैनेजमेंट के लोग ले रहे होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, आपके जीएम हो गए, जनरल मैनेजर हो गया, आपका एमडी हो गया, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, ये सारे लोग टॉप मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ तुम इंफॉर्मेशनल रोल। इंफॉर्मेशनल रोल का मतलब होता है, ये एक इंफॉर्मेशन पर्सन कैरी कर रहा होता है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन जनरल पब्लिक के साथ भी शेयर कर रहा होता है इन फॉर्म ऑफ स्पोक्स पर्सन, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे जितने भी एडवर्टाइजमेंट हो गए या मीडिया पर्सन हो गया, इसको हम ले सकते हैं कि दैट पर्सन इज एक्चुअली गिविंग इंफॉर्मेशन टू द पीपल within the organization or outside the organization. Interpersonal roles का basically मतलब होता है within the departments, within different departments, figure heads हो गए, leaders हो गए, liaison यानी link develop करने वाले, bridge develop करने वाले लोग हो गए। शेख मोहम्मद उमर, is your question clear? नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज वो एम्प्लॉइज होते हैं जो मैनेजर लेवल पे काम नहीं करते हैं। नईम अहमद, नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज वो लोग होते हैं जो मैनेजर रोल पे नहीं होते हैं, जो मैनेजर से लोअर लेवल स्टाफ लोग जो होते हैं, ठीक है। जो नॉन मैनेजरल स्टाफ लोग होते हैं, जो ऑपरेशनल लेवल पे लोग काम कर रहे होते हैं, उनके पास मैनेजर का टाइटल नहीं होता है, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ मैनेजरियल रोल नहीं होता उनका, ठीक है। इसके बाद एक बच्चे की आई है स्लाइड नंबर 8 पे क्वेश्चन, ऑलराइट। स्लाइड नंबर 8 पे बेटा एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। देखो, जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो मैनेजमेंट के अंदर दोनों टाइप के लोग होने जरूरी हैं, मस्ट है। वो 2 टाइप के लोग कौन हैं? वो 2 टाइप के जो लोग हैं वो हैं एफिशिएंट और इफेक्टिव। एफिशिएंट का मतलब है मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट देना, मिनिमम रिसोर्सेज को यूज करते हुए मैक्सिमम आउटपुट देना। और इफेक्टिवनेस का मतलब है जो काम जिस तरीके से करना है उसी तरीके से किया जाए, हम इनपुट के ऊपर फोकस नहीं होते हैं, हम मैक्सिमम आउटपुट के ऊपर स्ट्राइव कर होते, स्ट्रगल कर होते कि हम मैक्सिमम आउटपुट दे दें, ठीक है। अब तुम पूछ रहे हो मुझसे स्लाइड नंबर 16 के ऊपर पॉइंट नंबर 3 and 4, ऑलराइट वेट। स्लाइड नंबर 16 के ऊपर पॉइंट नंबर 3 and 8। थ्री एंड फोर पूछ रहे हो, ओके फाइन। 3, 1 2 3। थर्ड पॉइंट इज
recognizing problem areas and implementing solution. जिस भी एरिया के अंदर हमें प्रॉब्लम आ रही है उस प्रॉब्लम को इनकाउंटर करना, पहचानना कि हाँ ये एरिया में प्रॉब्लम आ रही है या इस ग्रुप में प्रॉब्लम आ रही है। या फॉर एग्जांपल एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है, उसके अंदर भी फर्दर छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, तो किस स्पेसिफिक एरिया में प्रॉब्लम आ रहा है, जब हम एरिया को आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो हम सोल्यूशन के ऊपर जाएंगे। उसके बाद सिलेक्टिंग क्रिटिकल इंफॉर्मेशन फ्रॉम मास ऑफ द डाटा, यानी बड़े मास रॉ डाटा में से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल लो, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है स्पेसिफिकली वो इंफॉर्मेशन निकाल लो। ठीक है, ये किस बच्चे का क्वेश्चन था? आयशा जावेद, इज इट क्लियर? आयशा जावेद, इज इट क्लियर? नईम अहमद, आपको भी क्लियर हो गया है? नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉइज कौन लोग होते हैं बेटा? वो लोग होते हैं जो मैनेजरियल पोजीशन होल्ड नहीं कर रहे होते, एंट्री लेवल, ऑफिसर लेवल, जो कि मैनेजर का टाइटल नहीं होता जिनके पास। ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर का टाइटल, मैनेजमेंट लेवल का कोई टाइटल नहीं होता है, ये ऑपरेशनल लेवल, एंट्री लेवल पोजीशंस होती हैं। ठीक है, स्लाइड नंबर 12 मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद मैंने स्लाइड नंबर 8 पे मैनेजरियल कंसर्न, अच्छा रुक जाओ, स्लाइड नंबर 8 पे सैयद विलायत अली रिजवी, स्लाइड नंबर 8, ऑलराइट वेट, हाँ, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बता दिया, ये मैनेजरियल कंसर्न होते हैं। मैनेजरियल कंसर्न का मतलब होता है कि मैनेजमेंट को किन किन चीजों के बारे में कंसर्न शो करना चाहिए, किन चीजों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, उन्हें एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने रिसोर्सेज को भी वेस्ट नहीं करना है और हमें काम जिस तरीके से करना है उन स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑपरेशन को भी मेंटेन करना है। ठीक है, विलायत तुम्हारा भी क्लियर हो गया। उसके बाद आयशा जावेद, आपको भी पॉइंट क्लियर हो गया। कैफ 2 को मैंने वैसे ही आंसर कर दिया है। ठीक है, और आगे जाते हैं, देखते हैं और किन किन स्टूडेंट्स को कहाँ कहाँ क्वेश्चन है। ऑलराइट, अच्छा जी, ओके, आयशा को भी क्लियर हो गया, नईम को भी हो गया। स्लाइड नंबर 17 पे पहले आते हैं, फिर आखिर में 27 पे जाएंगे। जैनुल आबदीन, थोड़ा अपने क्वेश्चन को बहुत आखिर में थोड़ा सा होल्ड करो, पहले शुरू की स्लाइड्स को हम देखते हुए जाते हैं। 17 पे मैं जा रही हूँ, स्लाइड नंबर 17 पे। ठीक है, स्लाइड नंबर 17 पे क्या पॉइंट है? नदीम साहिल, नदीम साहिल, स्लाइड नंबर 17 पे स्पेसिफिकली बताओ कहां पे प्रॉब्लम है तुम्हें? नदीम साहिल, कैन यू प्लीज बी स्पेसिफिक, इस स्लाइड पे किस पॉइंट पे प्रॉब्लम है तुम्हें? व्हाट इज मेंट बाय प्रेजेंटेशन स्किल्स? प्रेजेंटेशन स्किल्स का मतलब है कि आप किस तरह से पावर पॉइंट के ऊपर अपने डाटा को दूसरों के सामने प्रेजेंट अब हम आते हैं स्लाइड नंबर 9 के ऊपर। एक सवाल है प्रेजेंटेशन स्किल्स के अंदर, बेटा नदीम, आपको पावर पॉइंट यूज करना आना चाहिए। ठीक है, पावर पॉइंट आपको यूज करना आएगा तो आप स्लाइड्स बना सकते हो। ये फॉर एग्जांपल आपके सामने स्लाइड्स मैं शेयर कर रही हूँ। ये स्लाइड्स कैसे बनी हुई है? प्रोफेशनली बनी हुई है, ये मैंने नहीं बनाई है, ये प्रिंटिस हॉल वालों की, देखो ये ओरिजिनल स्लाइड्स हैं ऑथर की। ठीक है, मैं हमेशा ओरिजिनल स्लाइड से पढ़ाना प्रेफर करती हूँ। सेकंड पॉइंट इसी स्लाइड के ऊपर, मोहम्मद अब्दुल मन्नान, अब्दुल मन्नान, या व्हाट इज दिस गोइंग ऑन? अब्दुल मन्नान,
स्टूडेंट वेट कीजिएगा, मैम का जो लैपटॉप कोई इशू कर रहा है, तो अभी दोबारा ज्वाइन कर रही हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। बच्चों आज इंटरनेट का और तमाम तर चीज़ों का लगता है मेरे एंड पे काफ़ी इशू है, बट चले हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 2 मैं आपको समझा रही थी। यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 का मतलब क्या होता है बेटा? क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है भरोसा होना किसी के ऊपर, ठीक है। कोलीग्स और पियर्स एक लोग होते हैं। कोलीग्स और पियर कौन लोगों को कहते हैं हम? जो हमारे लेवल पे, यानी फॉर एग्जांपल मैं एक फैकल्टी मेंबर हूँ, तो मेरे कोलीग और पियर कौन होंगे? जो मेरे दूसरे फैकल्टी मेंबर्स होंगे, ठीक है। सबऑर्डिनेट कौन होगा? जो मुझसे जूनियर स्टाफ होगा वो मेरे सबऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? where was the question? कोई यहाँ तक कोई किसी बच्चे को कोई सवाल क्लियर हो गया बच्चों? मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही, अब हो रही होगी। अच्छा, स्लाइड नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, स्लाइड नंबर 16 पे जाती हूँ, ठीक है। स्लाइड 16, ओके। पॉइंट नंबर 2, आइडेंटिफाइंग द ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन। अच्छा देखो, इनोवेशन का मतलब क्या होता है बेटा? जब आप कोई नई नई चीज लेके आते हो मार्केट के अंदर, तो क्या होता है? उसको हम कहते हैं इनोवेशन। तो इनोवेशन से बेसिकली जब आप कोई नई चीज लेके आते हो, तो बेसिकली आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हो। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि नई नई आप एम्प्लॉयमेंट, नई आप मार्केट, प्रॉफिट मार्जिन नया हो जाता है, ठीक है। अब हो रही है शाहजेब, आपको स्क्रीन नजर आ रही है? अब स्क्रीन सारे स्टूडेंट्स को नजर आ रही है बेटा? ओके, ठीक है। शाहजेब आपको कैसे नहीं हो रही शो? बाकी बच्चों को तो नजर आ रही है। ओके चलें, आ गई अब आपको भी। अच्छा अब आ जाओ क्वेश्चन, एक स्लाइड नंबर 20 पे जाते हैं, फिर 27 पे किसी स्टूडेंट का सवाल था, ठीक है। अब यहाँ 16 से पहले पहले अगर किसी का सवाल है तो पहले प्लीज 16 तक, स्लाइड 16 तक मुझे बताएं। कोई भी क्वेश्चन है पहले स्लाइड 16 तक हम खत्म करते, ताकि मैं बार बार आगे पीछे ना करूं। स्लाइड नंबर 16 तक अगर किसी का सवाल है तो प्लीज थ्रो योर क्वेश्चंस नाउ। अब मैं जा रही हूं स्लाइड नंबर 20 पे, मैं वापस नहीं आऊंगी, ठीक है बच्चों। स्लाइड 20, मैम स्लाइड 9, स्लाइड 9 पे जैन क्या सवाल है? अभी तो तुम्हारे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। गॉड, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क लाइक दिस। एक दफा सवाल कीजिए 9 पे, जिसको सवाल है वो कर ले। 9 एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, अभी मैंने 8 बताई थी, स्लाइड नंबर 8 बताया था, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के मीनिंग बताए थे। 9 के अंदर क्या चीज है? मैनेजमेंट का काम होता है दोनों चीजों के बीच में बैलेंस मेंटेन करना। इसमें क्या चीज समझ में नहीं आ रही है आपको? हु इज द पर्सन? जैन अंजुम, क्या समझ में नहीं आ रहा है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी में आपको? एफिशिएंसी का मतलब है मिनिमम रिसोर्सेज यानी वेस्ट को मेंटेन करना। इफेक्टिवनेस का मतलब है आउटपुट के ऊपर फोकस होना। दोनों काम मैनेजमेंट का होता है। मैनेजमेंट का दोनों काम होता है कि हमें रिसोर्सेज को भी वेस्ट नहीं करना है और हमें गोल भी बहुत अच्छी तरीके से अटेन करना है, ठीक है। स्लाइड नंबर 5, ऑलराइट। स्लाइड नंबर 5 पे क्या पूछना है? ग्रीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। ग्रीनिंग ऑफ मैनेजमेंट मतलब कहां पे लिखा हुआ है ग्रीनिंग ऑफ मैनेजमेंट?
कौन है भाई ये? मोहम्मद नईम। स्लाइड नंबर 5 आपके सामने है। यहाँ पे ग्रीनिंग मैनेजमेंट कहाँ पे है भाई? ग्रीनिंग ऑफ मैनेजमेंट क्या है? जैन क्या पूछ रहे हो? रिसोर्स का यूज करने का मतलब, रिसोर्स क्या होता है? आपके ह्यूमन बींग्स रिसोर्सेज हैं, आपका रॉ मटेरियल रिसोर्सेज है, उसको वेस्ट नहीं करना है। थोड़ा सा गूगल करो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारा लेवल जो है वो बहुत पीछे का है, तो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा गूगल करके ग्रूम करो। अच्छा जी, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू स्लाइड नंबर 20 स्ट्रेट। 11 पे जाते हैं, 11 के बाद मैं 20 पे मूव कर रही हूँ। 11 पे क्या चीज पूछनी है? POLC। 11 पे क्या चीज पूछनी है? पॉइंट 3, मतलब पॉइंट 3 इज POLC। ये आपको क्लियर नहीं है? जो भी साहब हैं, आपने पहले क्लासेस नहीं ली, रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं सुने हैं। प्लानिंग मतलब आप गोल प्लान करते हो, आप स्टेप्स प्लान करते हो कि हमें ऐसे करना चाहिए, हमें स्ट्रेटजी सेट करनी चाहिए, ठीक है। फिर O मतलब ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है आप ऑर्डर में करते हो कि मैं ये काम पहले करूंगा, फिर ये काम बाद में करूंगा, उसके बाद अगला स्टेप ये होगा। लीडिंग मतलब आप किसी को लीड कर रहे हो, किसी को डायरेक्ट कर रहे हो, किसी को लीड कर रहे हो, किसी को डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। गाइडलाइंस प्रोवाइड की जा रही हैं। उसके बाद आप क्या करते हो? सी इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब है आप मॉनिटर कर रहे होते हो। क्या मॉनिटर कर रहे होते हो? यू नीड टू मेक श्योर कि जो काम हमने प्लान किया था कि इसको हम अकॉम्प्लिश करेंगे, वो काम उस तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग अहेड। स्लाइड नंबर 20 पे जा रही हूं मैं। क्वेश्चन आंसर सेशन का मतलब ये नहीं था कि मैं पूरा चैप्टर बेटा रिपीट करवाऊंगी। एनीवेज, स्लाइड नंबर 20। पे किस स्टूडेंट का सवाल था और क्या पूछना था? 20 पे कौन किसका सवाल था और क्या सवाल था? स्लाइड नंबर 20 पे जिस भी स्टूडेंट का सवाल था, क्या सवाल था? प्लीज थ्रो योर क्वेश्चन। स्लाइड नंबर 20 पे क्या पॉइंट क्लियर करना है बेटा? पूछ लो। स्लाइड नंबर 20 पे क्या क्वेश्चन है बेटा? पूछ लीजिए। कोचिंग एंड मेंटोरिंग स्किल्स, ऑलराइट। कोचिंग शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म कोच आपको कोई चीज सिखाता है। दोनों चीजों में, मेंटोरिंग में और कोचिंग में, कोई थर्ड पर्सन आके आपको कोई चीज सिखा रहा होता है, वो आपको स्किल सिखा रहा होता है। कोचिंग का मतलब होता है जब शॉर्ट टर्म पे थोड़े बहुत स्किल सिखाना। बट मेंटोरिंग क्या चीज होती है? मेंटोरिंग का मतलब होता है लॉन्ग टर्म पे आपकी पूरी पर्सनालिटी को अपसाइड डाउन चेंज करना, यानी बहुत बिग चेंज। कोचिंग स्मॉल चेंज इन short term with respect to time. Mentoring means big change and in long run, that is time is taken, long run, ठीक है। इसके बाद आपकी ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, कोचिंग एंड मेंटोरिंग वाला? डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट कल्चर के लोग। डाइवर्स बहुत फैलाव, बहुत वास्ट किस्म के लोग काम कर रहे होते हैं। डाइवर्स पीपल एंड कल्चर। किसी भी MNC मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डाइवर्स मींस हर किस्म के लोग काम कर रहे होते हैं, जिनके पास हर किस्म के स्किल्स होते हैं, हर किस्म की जबान वो बोलते हैं, उनका हर किस्म का हुलिया होता है। डाइवर्स मींस बिग डिफरेंस, ह्यूज पीपल वर्किंग टुगेदर आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट कल्चर, ठीक है। ओके, डाइवर्सिटी हो गया, कोचिंग एंड मेंटोरिंग हो गया। नाउ मेरे पास किसी स्टूडेंट ने स्लाइड नंबर 27 पे कोई क्वेश्चन पूछा था। आई एम मूविंग ऑन टू स्लाइड नंबर, स्लाइड वाइज हम करते हुए जाते हैं। क्या इस स्लाइड पे किसी को कोई सवाल है?
स्लाइड नंबर 22 पे किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है? स्लाइड 22 पे पूछो, पूछिए। डाइवर्सिटी मैंने अभी समझा दिया है। ट्वेंटी टू के बाद स्लाइड नंबर 22 पे किसी को सवाल नहीं है? 23 पे, ऑलराइट 25 पे आ रही हूं मैं। 24 पे किसी का कोई क्वेश्चन? मैं वापस पीछे नहीं जाऊंगी। 24 पे किसी का कोई क्वेश्चन? अब आ जाइए 25 पे। 25 पे यू हैव अ क्वेश्चन ऑफ डेलिब्रेट स्ट्रक्चर। डेलिब्रेट का मतलब होता है बेटा जानबूझ के मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है कौन किसको रिपोर्ट करेगा और किस डिपार्टमेंट में कितने लोग होंगे। दैट मींस जो भी काम हो रहा होता है डिपार्टमेंट के अंदर वो जानबूझ के डेलिब्रेशन मर्जी के साथ हो रहा होता है। ठीक है जैनुल आबदीन, इज इट क्लियर? ओके, मूविंग अहेड। एंड डोंट रिपीट द सेम क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। मैंने डाइवर्सिटी समझाई है, आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है बेटा, आई कैन नॉट रिपीट माई सेल्फ फॉर 1000 टाइम्स। ठीक है, आगे बढ़ रही हूं मैं। मेरे पास एक बच्चे का क्वेश्चन स्लाइड नंबर 27 से आया था। मेरे ख्याल से जैनुल आबदीन शायद आप थे गालिबन। स्लाइड नंबर 27 का कोई सवाल आया था। मैंने उस बच्चे को कहा था अभी रोको, आगे जाएंगे तो पूछना। किसका सवाल था? स्लाइड 27 पे किस बच्चे को सवाल था? जी पूछो, क्या सवाल है बेटा जैनुल आबदीन? पूछिए बेटा। जैनुल आबदीन क्या सवाल था स्लाइड 27 पे आपको? यूनिवर्सैलिटी। अच्छा, यूनिवर्सैलिटी का मतलब होता है यूनिवर्सल तौर के ऊपर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, इररिस्पेक्टिव ऑफ डोमेन, इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिक लोकेशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टाइम। यूनिवर्सली मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है, यानी अक्रॉस द यूनिवर्स, दुनिया के हर कोने में मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है, गुड मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट क्लियर है? वर्ल्ड वाइड। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, अब मैं जा रही हूं स्लाइड नंबर 28 पे जा रही हूं। किसी स्टूडेंट को स्लाइड नंबर 28 पे कोई सवाल? ओके, अब मैं प्लीज आगे मूव कर रही हूं। किसी को कोई सवाल आए
तो पूछ ले, दैट इज द एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस। विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस सक्सेसफुली चैप्टर नंबर 1 हमने खत्म कर दिया है, ठीक है। नाउ आई एम स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 2। 2 मिनट का ब्रेक ले लो, मैं जब तक चैप्टर ऑन करती हूँ, ओपन करती हूँ, आप भी अपने पास चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस के ऊपर निकाल लें। चैप्टर नंबर 2 पे स्लाइड नंबर 6 पे किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? एडमिन से प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, ये क्वेश्चंस जो हैं वो हटा दें ताकि हम चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चंस के ऊपर फोकस कर सकें। ये क्वेश्चंस अगर आप स्क्रीन से हटा सकते हैं, क्योंकि अब हमने चैप्टर 2 स्टार्ट कर दिया है, तो प्लीज इसको हटा दें, क्लियर कर दें। आई गेस क्योंकि कभी अक्सर आप क्लियर कर रहे होते हैं क्वेश्चंस। चैप्टर नंबर 2 का कोई सवाल? स्लाइड बोलिए और सीक्वेंस पे चलें। फर्स्ट 10 स्लाइड्स को पहले बताएं, फर्स्ट 10 स्लाइड्स में कहां पर सवाल है। मैं वापस बार बार पीछे नहीं आऊंगी एंड आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट माई सेल्फ। नदीम साहिल, यू आर सेइंग दैट स्लाइड नंबर 5 के ऊपर there is a contingency approach on slide number 8. या contingency approach slide 8 पे होगा, okay. कंटेंजेंसी अप्रोच स्लाइड 8 पे है, स्लाइड 10 पे तीसरा पॉइंट है, ओके वेट। कंटेंजेंसी अप्रोच पे पहले जाते हैं, स्लाइड 8, ठीक है जी। स्लाइड 8 पे कंटेंजेंसी अप्रोच है। कंटेंजेंसी अप्रोच आगे उन्होंने अलग सी स्लाइड में बताया हुआ है, जो कि आपको मैंने करवाई थी कंटेंजेंसी अप्रोच के नाम के साथ। कंटेंजेंसी अप्रोच का मतलब ही ये होता है बेटा, व्हेन यू हैव ऑल्टरनेट्स, जब आपने डिसीजन लेना हो, ठीक है, जब आपने डिसीजन लेना हो और डिसीजन लेते हुए आपके पास ऑल्टरनेट अवेलेबल होता है। ऑल्टरनेट का मतलब क्या होता है बेटा, यू हैव चॉइसेस अवेलेबल, ठीक है। कंटेंजेंसी का मतलब होता है इफ एंड देन, अगर ऐसा हुआ तो मैं यूं करूंगी, अदरवाइज मैं क्या करूंगी। तो यू ऑलवेज हैव ऑप्शंस, ठीक है, यू हैव ऑप्शंस, ठीक है। कंटेंजेंसी, इर्जा आमिर, इज इट क्लियर टू यू? ठीक है इर्जा। अब इर्जा हम, या इर्जा, नाउ आई एम मूविंग ऑन टू दी अदर क्वेश्चन, दैट इज स्लाइड 10 के ऊपर पॉइंट 3। स्लाइड 10 के ऊपर पॉइंट नंबर 3। स्लाइड 10 पे पॉइंट 3 कहाँ है बेटा? ये रही स्लाइड 9 है और ये रहा स्लाइड 10 पे पॉइंट 3। अच्छा, let me read what is point 3 saying. Okay, heartily cooperate with the workers so as to ensure that all work is done in accordance with the principles of science that has been developed. देखें जी, बेसिकली जब आपको वर्कर से काम करवाना होता है तो काम करने के लिए आपने रूल्स सेट किए होते हैं, ठीक है। तो आपने जब रूल सेट किए होते हैं तो आपको एट वर्क प्लेस, दुनिया में कहीं भी आपको किसी के साथ काम करना है, किसी से अपनी बात मनवानी है, तो एक बात बेटा याद रखिएगा, इट इज ऑलवेज सपोज टू बी गिव एंड टेक,
ठीक है, इट इज ऑलवेज सपोज टू बी गिव एंड टेक। गिव एंड टेक का क्या तरीकेकार होता है? गिव एंड टेक का ये तरीकेकार होता है बच्चों कि आप वर्कर्स के साथ कोऑपरेट करें, उनसे काम करवाना है ना, तो जब तक आप उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनको आप एम्पावर नहीं करेंगे, उनको आप अहमियत नहीं देंगे, उनसे आप क्रेडिट शेयर नहीं करेंगे, वो काम दिल लगा के नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर है? सही है, आगे बढ़ें। ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड का मतलब क्या था? देखें बेटा, ओल्ड रूल ऑफ थंब मेथड मैंने आपको पहले भी बताया था। पहले तो सबसे पहले आप लोग इस चीज की डेफिनेशन लिख लीजिए कि रूल ऑफ थंब का क्या मतलब होता है। ठीक है, रूल ऑफ थंब का मतलब आप लिख लो प्लीज अपने पास। आयशा, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है टू फॉलो गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स। टू फॉलो गाइडलाइंस एंड प्रिंसिपल्स। तो कहीं पर भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो पुराने तरीकेकार चले आ रहे होते हैं। तो यहां पर ये कह रहा है कि ये वो 10, जैसे स्लाइड नंबर 10 के ऊपर आपका रूल ऑफ थंब यही इसी स्लाइड के ऊपर ना, वी आर ऑन द स्लाइड नंबर 10, लेट मी सी वेयर इज इट रिटन। या develop a science for each element of an individual work which will replace the old rule of thumb method। यानी जो हमें रिप्लेस करना है पुराने तौर तरीकों को, पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन को। तो नए रूल बनाते हैं हम, क्यों बनाते हैं? नया रूल फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तो पुराने रूल को हम ऑब्सोलीट कर देते हैं। इज इट क्लियर? Whose question was that? That was probably Aisha. Aisha, is it clear to you beta? All right, good. ठीक है, तो ये भी हो गया। अब मुझे बताएं, स्लाइड नंबर 10 पे पॉइंट 3 भी हो गया। Scalar chain on slide number 13. All right, Uzair, now I'm moving on to your question. तुम लोगों को जो बेसिकली क्वेश्चंस करने चाहिए ना, ये सारी कहानियां फजूल हैं। तुम लोगों का काम की जो कहानी है ना, वो बेटा इधर से है। इस स्लाइड के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चंस अगर तुम लोगों के बनने चाहिए तो इस पे बनने चाहिए। अच्छा, इस पे किसी एक स्टूडेंट ने भी सवाल किया मुझसे, स्केलर चेन। आ जाओ, अब स्केलर चेन जो है, स्केलर मींस बेटा वन। चेन का मतलब है आप जिसको भी रिपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज सपोज टू बी, आपके कितने बॉसेस होंगे? आपका एक बॉस होगा। ठीक है, आप पे कितने बॉसेस होंगे? यू विल हैव ओनली वन बॉस। ठीक है, हेनरी फ्योल का आपके पास चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, आई विल बी ऑन द चैप्टर नंबर 2 है ये, या एंड आई नीड टू फॉलो हेनरी फ्योल के वो पॉइंट्स। या नाउ स्केलर चेन का, the line of authority from top management to the lowest rank is the scalar chain। that is एक ही chain of command होती है जो कि कोई ना कोई किसी ना किसी को रिपोर्ट कर रहा है। हर इंडिविजुअल जो कि किसी भी पोजीशन पे काम कर रहा है उसका एक बॉस है। तो एक एक बॉस करके फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट से नीचे बॉटम डाउन, या बॉटम डाउन से टॉप मैनेजमेंट के पास एक ही चेन ऑफ कमांड है। ठीक है, इज इट क्लियर उजैर? अच्छा, पॉइंट, अच्छा देखो, मैं इनके ऊपर एक एक पॉइंट बता देती हूँ। चलो हम एक एक पॉइंट को, मैं इस तरह से तुम लोगों के क्वेश्चंस नहीं लूंगी बेटा, इस तरह से तुम लोगों के क्वेश्चंस नहीं लूंगी। ठीक है, मैं इस तरह से क्वेश्चंस नहीं लूंगी। प्लीज अब ये करो, मैं इस स्लाइड पर हूं और मैं यहां पर एक एक पॉइंट को बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ डिवीजन ऑफ वर्क, यानी वर्क को डिवाइड करना लोगों के बीच में बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक स्किल्स, ताकि जो एम्प्लॉय हैं वो एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम कर सकें। तो काम को हम लोगों के बीच में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, अब दूसरे पॉइंट को जाके मैं बता रही हूं, प्लीज बी विथ मी। अथॉरिटी,
अथॉरिटी का मतलब है मैनेजर के पास पावर होती है, राइट्स होता है टू गिव ऑर्डर्स टू इट्स सबऑर्डिनेट. Managers have authority to exercise over the subordinates. ठीक है. फिर आ जाओ तीसरे पॉइंट पे, डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं और अब उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने का टाइम आ गया है. You are strictly monitoring your rules and regulations. फोर्थ पॉइंट है यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है हर एम्प्लॉय को ऑर्डर देने के लिए एक सुपीरियर है. देयर इज ओनली वन सुपीरियर हु कैन गिव यू ऑर्डर्स. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि एक सिंगल प्लान ऑफ एक्शन जो है वो एक मैनेजर फॉलो करेगा, यानी डायरेक्शन जो है वो एक ही होगी और उसी की तरफ, उसी डायरेक्शन पे तमाम तर एम्प्लॉइज काम करेंगे. ठीक है, तभी तो गोल अचीव होगा. सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट, पॉइंट नंबर 6. इसके अंदर हम बात कर रहे होते हैं कि हर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट सिंक्रोनाइज होना चाहिए जनरल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट से. अगर इंडिविजुअल का इंटरेस्ट डिफरेंट होगा और ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट डिफरेंट होगा तो इस तरह से हम सक्सेसफुल नहीं होंगे. तो तमाम तर इंडिविजुअल को अपने इंटरेस्ट को अलाइन करना चाहिए विद द जनरल इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, ताकि सबका फायदा हो. ठीक है. रीमेन्यूरेशन का मतलब है, 7th पॉइंट है रीमेन्यूरेशन. रीमेन्यूरेशन का मतलब होता है पे स्केल अलोंग विद बेनिफिट्स. पे स्केल अलोंग विद बेनिफिट्स, पर्क्स. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन जो है, डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज सेंट्रलाइज्ड, दैट इज विद द टॉप मैनेजमेंट. और जो डिसीजन लिया जाएगा सेंट्रली वही अक्रॉस द होल ऑर्गेनाइजेशन फॉलो किया जाएगा. स्केलर चेन, लाइन ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द लोएस्ट रैंक ऑफ पर्सन, एक ही लाइन ऑफ अथॉरिटी होती है. ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब है ऑर्गेनाइज. ऑर्गेनाइज का मतलब है लोग और मटेरियल दोनों को प्रॉपर तरीके से राइट प्लेस पे रखा जाए, ताकि राइट प्लेस पे राइट टाइम पे होने की वजह से प्रॉपरली वर्किंग होगी. अगर ऑर्डर फॉलो नहीं होगा तो प्रॉपर वर्किंग नहीं हो सकेगी. इक्विटी. इक्विटी का मतलब है फेयर होना. इक्विटी एंड जस्टिस हमेशा याद होता है. सो यू नीड टू बी फेयर विद एवरीवन. स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल, मतलब लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आप उनको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन उनका ख्याल कर रही है. सो पीपल आर वर्किंग विद फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. इनिशिएटिव का मतलब होता है आप नए आइडियाज लेके आए, आप इनिशिएट करें, अपने एफर्ट्स लगाएं. एम्प्लॉइज के पास इतनी इख्तियारात होने चाहिए कि उनको कोई आइडिया आए तो वो अपने सीनियर मैनेजमेंट से, टॉप मैनेजमेंट से अपने आइडियाज को शेयर कर सकें. एस्पेक्ट डी कॉप्स का मतलब होता है टीम वर्क. टीम वर्क, एक साथ काम करना, हार्मोनी के साथ मिलजुल करके. सो these are the 14 principles for Henry Fayol. Any question? पावर एंड अथॉरिटी के अंदर फर्क होता है. अथॉरिटी इज लेजिटिमेट, लीगल. पावर का गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है, अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि अथॉरिटी आपके पास हमेशा लीगल होती है, लेकिन पावर जो है वो आप इलीगल भी एक्सरसाइज कर सकते हो. ठीक है. अरीज. ठीक है. प्लीज चैप्टर नंबर 2 में मैं आगे बढ़ रही हूं. मुझे और किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए. ओके. ठीक है. Any student is having any question from this slide number 14, तो बेटा पूछ लो.
स्लाइड 14 से किसी स्टूडेंट को कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अच्छा जी, स्लाइड नंबर 11 पे फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट। ऑलराइट, हम वापस जाते हैं। जो जिन लोगों का साबुन स्लो है वो साबुन स्लो क्यों है समझ में ये नहीं आ रहा है। जिस वक्त पूछा जा रहा होता है कि स्लाइड पे कोई प्रॉब्लम है तो उस वक्त आपके सवाल आ नहीं रहे होते। एनीवेज वापस आते हैं। फ्रैंक एंड लिलियन गिलबर्ट ने ये बोला कि हमारा फोकस जो है वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी पे होना चाहिए। वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी तब इंक्रीज हो सकती है जब गैर जरूरी मोशंस को एलिमिनेट कर दिया जाए। रिडक्शन ऑफ वेस्टेड मोशन, यानी गैर जरूरी मोशंस को, गैर जरूरी एक्शंस को, गैर जरूरी स्टेप्स को एलिमिनेट कर देंगे तो टाइम बच जाएगा, तो वर्कर्स हमारे ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है डेवलप द माइक्रोनोमीटर ऑफ टू टाइम वर्क मोशन एंड ऑप्टिमाइज वर्क परफॉर्मेंस। अब टाइम का और वर्क का जो भी काम आपको दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल इसकी मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट नेम ऑफ द ऑथर के किसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, बट ये एक्सपेरिमेंट हुआ है। इसके अंदर स्पेड का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, मैं बताती हूँ। स्पेड का इस तरह से था कि उन्होंने बेलचे, जो स्पेड होता है, बेलचा जो होता है, उसके डंडे को छोटा कर दिया, उसके जिस उसके जो उसका कैरियर होता है उसको बढ़ा दिया तो ज्यादा चीजें कैरी करने लगा। इस तरह से उन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके ये देखा है कि जो एक्सेस चीजें होती हैं, हमें बेसिकली काम करना होता है बेस्ट ऑप्टिमम लेवल को अचीव करने में, अटेन करने में। तो हम बेसिकली जो गैर जरूरी मोशंस होते हैं उनको एलिमिनेट अगर कर दें तो हमारी प्रोडक्टिविटी और परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, ठीक है। फ्रैंक लिलियन गिलबर्ट ने इन चीजों के ऊपर फोकस किया था, प्रोडक्टिविटी एंड वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। फिर मेरे पास एक सवाल आया है अथॉरिटी हियरार्की। अथॉरिटी और हियरार्की एक वर्ड होता है कि मैं किसको रिपोर्ट कर रही हूँ, मैं जिसको रिपोर्ट कर रही हूँ उसको मुझे ऑर्डर देने के इख्तियारात, अथॉरिटी हासिल है, ठीक है। ओपन एंड क्लोज मैं अभी उसके ऊपर आई नहीं हूँ, ओपन क्लोज मैं बताती हूँ आगे जाके, ठीक है। अब आ जाओ स्लाइड नंबर 22 पे, पॉइंट नंबर 2। अच्छा, सिस्टम पहले आ गया, चलो ठीक है जी, सिस्टम को बता देते हैं हम। ओके, दिस इज द सिस्टम। एक बात याद रखिएगा, दो टाइप के सिस्टम होते हैं, एक होता है क्लोज सिस्टम, एक होता है ओपन सिस्टम। जो क्लोज सिस्टम होता है उसके अंदर जब आप अपने घर का दरवाजा क्लोज कर देते हैं तो घर के बाहर से कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सकता है, यानी इन्वायरमेंट से मेरा कोई इंटरैक्शन नहीं है, और इन्वायरमेंट के अंदर बाहर, गेट के बाहर क्या हो रहा है उससे मेरी कंपनी के अंदर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ है, मेरा सिस्टम ओपन है, तो इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो रहा है उससे मेरे घर के अंदर फर्क पड़ेगा। इज इट क्लियर जैनुल आबदीन, इज इट क्लियर टू यू? आयशा, नाउ आपके क्वेश्चन को आंसर करने जा रही हूँ, स्लाइड नंबर 22। And point number 2, yeah, I was looking after this contingency approach. Contingency approach जब सवाल आया था तो मैंने आपको बताया था जब आप डिसीजन लेने जा रहे होते हैं तो आपके पास ऑल्टरनेट अवेलेबल होते हैं।
यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है देयर इज नो यूनिवर्सली एप्लीकेबल सेट ऑफ मैनेजमेंट रूल्स बाय विच टू मैनेज ऑर्गेनाइजेशन। यानी हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक रूल तमाम तर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए परफेक्ट होगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। हमेशा आपके रूल्स आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, आपके लीडर्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, आपके एम्प्लॉइज किस किस्म के हैं, किस ट्रेड्स के हैं, कितने स्किलफुल हैं, उस पर भी डिपेंड कर रहा होता है। तो वन रूल कैन नेवर बी इम्प्लाइड ऑन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है आयशा, इज इट क्लियर? ओके ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, हम आगे जा रहे हैं, प्लीज मुझसे पूछते जाइएगा। स्लाइड नंबर 23 पे किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? आई बिलीव, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लोग क्वेश्चन पहले करते नहीं हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने आज का एक क्लास जो है, एक सेशन जो है वो आपके क्यूरीज के लिए रख दिया था, बट दिस इज नॉट गुड, आई एम नॉट हैप्पी। तुम लोग जब चैप्टर खत्म हुआ करो तो मुझे रोका करो कि मैं सब क्वेश्चन आंसर हम कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि ये तरीकेकार नहीं है बेटा कि आप इतने सारे क्वेश्चन जब आज निकाल के लेके आ रहे हो तो मैं थोड़ा सरप्राइज्ड हूं, ठीक है? अच्छा टीचर्स, मैं आपको मैं बता दूं कि ये वाला जो शेड्यूल है ये नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, ठीक है? नेक्स्ट वीक जो है हम लोग एज पर शेड्यूल जो हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी ना, हम वो कंडक्ट करेंगे, क्योंकि जो है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एज पर शेड्यूल क्लासेस होंगी, और थर्सडे में हम बच्चों को जो है वो वेलकम के लिए बच्चों को कैंपस में हम बुलाएंगे, ठीक है? और उसके बाद जो है हम ओके, ऑटोनॉमी का मतलब होता है, ये कौन से स्लाइड पे है नदीम साहिल? ऑटोनॉमी का वर्ड जो है ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस में। नाउ लेट मी गिव यू दिस थिंग, इंडिविजुअल डिफर इन टर्म्स ऑफ डिजायर फॉर ग्रोथ, ऑटोनॉमी, टॉलरेंस ऑफ एम्बिग्यूटी एंड एक्सपेक्टेशन। तमाम तर इंडिविजुअल एक तरीके के नहीं होते हैं, उनके पास पेशेंस लेवल एक तरीके का नहीं होता है। ऑटोनोमस का मतलब है एक जैसा होना, ठीक है? ऑटोनोमस का मतलब होता है एक जैसा होना, तो हर कोई ऑटोनोमस नहीं होता है, पीपल आर डिफरेंट देन द अदर, ठीक है? कुछ लोग सेल्फ गवर्निंग होते हैं, अपनी सुनते हैं, अपनी फिलॉसफीज के ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान ऑटोनोमस हो, वो अपनी मॉरल वैल्यूज के ऊपर अब सेल्फ डिपेंडेंट होना, एक तरीके से सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ गवर्निंग होना, तो हर इंसान ऑटोनोमस नहीं होता, कभी कभी वो दूसरों के इन्फ्लुएंस में भी आ जाता है, ठीक है? ऑटोनोमस होने का मतलब होता है यू आर सेल्फ गवर्निंग, आप जो आप सही समझते हैं आप वो करते हैं, ठीक है? सो पीपल आर डिफरेंट, कोई जरूरी नहीं कि हर इंसान ऑटोनोमस हो, ठीक है? एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी का मतलब होता है चेंजेस आती रहती है एनवायरमेंट के अंदर। आयशा, चेंजेस आती हैं एनवायरमेंट के अंदर। अनसर्टेनिटी का मतलब, देखो ये सवाल बनता नहीं, अनसर्टेनिटी का मतलब है चेंज आना, श्योर नहीं होता, तो एनवायरमेंट के अंदर चेंजेस आती रहती हैं, ठीक है? Now let's move ahead. किसी को भी इस स्लाइड के ऊपर सवाल, इस स्पेसिफिक स्लाइड पे किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? स्लाइड नंबर 24 पे किसी स्टूडेंट का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जिस किस्म की मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है वो हमारे स्टैंडर्ड्स को, हमारी क्वालिटी, मतलब एक तरीके से जिस तरीके से काम रिक्वायर्ड है
वो क्वालिटी को मीट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने वादे कुछ और किए हैं और हम कर कुछ और रहे हैं, क्वालिटी मैच नहीं हो रही है। ठीक है, जो काम एथिकल डिलेमा का मतलब होता है, 100 दफा रिपीट कर दिया है, एथिकल डिलेमा का मतलब होता है जब आप कंफ्यूज होते हैं कि जो भी काम आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है। ठीक है, जब आप कंफ्यूज होते हैं कि जो काम आप कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और पूछो बेटा। एम्बिग्यूटी, कंफ्यूजन, गूगल नाम की चीज होती है, डिक्शनरी में मीनिंग ढूंढा करो। मुझे तो हैरत हो रही है जिस तरह के सवाल आ रहे हैं, थोड़ा सा मैं शॉक में हूं। आई विल बी ऑनेस्ट, बाय द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स आई हैव। चलो खैर, और बोलो। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 में कोई सवाल किसी भी स्लाइड पे, किसी भी उस पे है तो पेज नंबर के साथ मेंशन करें, मैं आंसर करूंगी। जल्दी से पूछें। अच्छा, अब मैं ये सोच रही हूँ कि तुम लोगों का ना थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं तुम लोगों के कुछ टेस्ट लूंगी। टेस्ट मेरी कोशिश होगी कि एमसीक्यूज मैं करूं, लेकिन अभी मैं फौरन डेट अनाउंस नहीं कर रही हूं। तुम लोग ये करो कि फर्स्ट 3 चैप्टर्स की तैयारी शुरू कर दो, फर्स्ट 3 चैप्टर्स की तैयारी शुरू कर दे। किसी भी वक्त मैं आपको 2 दिन पहले बता दूंगी या 1 दिन पहले बता दूंगी, भाई कल तुम लोगों का टेस्ट है। ठीक है, मैंने अनाउंस कर दिया है, 3 चैप्टर्स की तैयारी आप शुरू कर दें। कमिंग वीक में नहीं होगा क्योंकि मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए होगा एमसीक्यूज को कंपाइल करने के लिए। नहीं, 5 चैप्टर्स का टेस्ट नहीं होगा अजवर, थैंक यू सो मच, आपने इतना अच्छा सोचा। 3 चैप्टर कर लो बेटा, अभी वही बड़ी बात है। ठीक है, 3 चैप्टर्स कर लो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, और कोई सवाल चैप्टर नंबर 2 में से है तो बेटा पूछो, पेज नंबर के साथ। पेज नंबर के साथ कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा। एनी क्वेश्चन? चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, 3 पे मूव करें। चलो जी, चैप्टर 3, आज 3 चैप्टर्स तक का करते हैं, 4 और 5 को हम अगले हफ्ते किसी दिन करेंगे। सैटरडे के दिन ही रखूंगी मैं आपका क्वेश्चन आंसर सेशन। ठीक है, अगले सैटरडे को 4 और 5 के क्वेश्चन आंसर रखेंगे। तुम लोग 3 चैप्टर्स के आज कर लो और तैयारी शुरू कर दो फिर टेस्ट की। अब आ जाओ, मैं चैप्टर 3 ऑन कर रही हूँ, रुको यहां से मैं स्केप करूं। चलो जी, चैप्टर 3 के अंदर क्वेश्चन करना शुरू करो। एनी स्टूडेंट हु हैज एनी क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू चैप्टर नंबर 3? मेरे पास यहाँ पर एडमिन सपोर्ट है। डू आई हैव एडमिन सपोर्ट हियर? Is there anyone from the admin here? All right. अच्छा जी, हाँ प्लीज ये क्वेश्चन आंसर जो है ना, ये अभी इस को क्लियर कर दें स्क्रीन को, क्योंकि अभी चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस मैं ले रही हूँ। ठीक है, ताकि मिक्स ठीक है, मैं उसे 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। क्लियर कर दें, थैंक यू सो मच। बच्चों 1 मिनट दे दें, फिर उसके बाद क्वेश्चंस थ्रो कीजिए ताकि आपका मिक्सिंग नहीं हो। इरजामीर एंड जैन 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट के बाद दोबारा क्वेश्चन जब ये क्लियर हो जाए ना विंडो,
फिर मैं आपको बोलूंगी तो आप उस वक्त थ्रो कीजिएगा, ताकि ये चैप्टर वाइज आपके क्वेश्चंस वेरी करेंगे, डिफरेंस रखेंगे, ठीक है। चलो जी, अब ये आपकी स्क्रीन हो गई है क्लियर। अब मुझसे पूछें चैप्टर 3 के जितने क्वेश्चंस हैं, अब प्लीज आप मुझसे चैट स्क्रीन पे लिख के भेजो। किसी ने मुझसे रिचुअल्स पूछा। रिचुअल का मतलब क्या होता है बेटा? सखाफत, बिलीव, ठीक है। रिचुअल क्या चीज होती है बेटा? रिचुअल होती है आपके वैल्यूज, आपके जो रिचुअल का उर्दू का लिटरली मीनिंग जो है दैट इज रस्म रिवाज। रस्म रिवाज आपके आपकी अपब्रिंगिंग को मॉडिफाई कर रहा होता है, ठीक है। रिचुअल का मतलब होता है कि ये आपकी सेरेमनी हो सकती है, आपके प्रोसीडिंग्स हो सकते हैं, आपके रिलीजियस सर्विसेज हो सकते हैं, आपके रस्म रिवाज, आपके रिलीजन, बिलीव, वैल्यूज, सबको सबके ऊपर असर अंदाज होता है, ठीक है। रिचुअल के दूसरे मीनिंग्स हो सकते हैं आपका, आपके वर्शिप, आपका बिलीव, आपका कस्टम, ट्रेडिशन, प्रोसीजर, प्रोटोकॉल, एनी वर्ड यू मे यूज, ठीक है। अब आ जाओ ओमनी पोटेंट। ओमनी पोटेंट और सिंबॉलिक दो तरीकेकार हैं, दो व्यूज होते हैं मैनेजमेंट के। ओमनी पोटेंट कहता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है या कोई ऑर्गेनाइजेशन फेल हो रही है, फेल हो रही है या सक्सेसफुल है, उसका डायरेक्टली जिम्मेदारी जो है वो है मैनेजर की। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज फेलिंग or if the organization is successful, who is responsible for it? The manager is responsible, directly responsible for the failure or success of any organization, ठीक है। जैन आगे बढ़ो। कोई और स्टूडेंट जिसको चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चंस हो? चैप्टर नंबर 3 तक आज मैं क्वेश्चन आंसर सेशन लूंगी। थोड़ा सा मैं एनॉयड हूं, गुस्सा हूं, मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि तुम लोग इतने क्वेश्चंस रख के बैठे हुए थे। अगर ये मैं इनिशिएटिव नहीं लेती कि एक क्वेश्चन आंसर सेशन करते हैं या सैटरडे का दिन हम फिक्स कर देते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर, तब तो तुम लोग ये क्वेश्चन कभी मुझसे करते ही नहीं। कॉन्फ्लिक्ट, ओके, कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। कॉन्फ्लिक्ट होता है डिसएग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। तो इसको रिजॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, इसका सॉल्यूशन निकालना इस कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आगे पूछो बेटा। Any other student who has any question with respect to chapter number 3? 1 और 2 हम कर चुके हैं, हम 3 पे आ चुके हैं। 3 में और किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो। अच्छा जी, 3 के क्वेश्चंस हो गए क्लियर सबको? और कोई सवाल नहीं है, सिर्फ यही सवाल थे?
और कोई सवाल नहीं है पूरे चैप्टर के अंदर किसी स्टूडेंट को? 4 को ले लूं, 4 स्टार्ट कर दूं, चैप्टर 4 स्टार्ट कर दूं? चैप्टर 4 स्टार्ट कर दूं? फ्राइडे को जो क्लास होती है वो भी आईटी की, और सैटरडे को क्लास होगी उसकी सर नवीद की, वो इसका शेड्यूल भी होगी। फिर मंडे से इंशाल्लाह हम ये वाली फिजिकल क्लासेस। ओके, इनोवेशन का मतलब होता है नया आइडिया लेके आना। जब हम कोई नया काम कर रहे होते हैं, जब हम कोई नया काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर रिस्क होगा ना। मैं कोई नया काम कर रही हूँ, बड़े मजे की, मुझे एक बहुत अच्छा मजाक याद है। जब मेरी बहन जो है वो 9th का एग्जाम देने जा रही थी बोर्ड का, तो बहुत मजे में बोला उसने कि मैं पहली दफा पेपर देने जा रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ, पहली दफा हर ही कोई पेपर देने जा रहा होता है। नहीं, मैं बोर्ड का पेपर देने जा रही हूँ। तो मैंने कहा हाँ भाई, हर इंसान पहली दफा, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। तो जो फर्स्ट टाइम होता है ना, रिस्क उसमें ज्यादा बड़ा इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्योंकि आप डरे हुए होते हैं, आप नर्वस होते हैं, यू हैव नेवर अपीयर्ड, यू हैव नेवर डन दैट थिंग। तो कोई भी नया काम जब आप करते हैं ना तो उसके अंदर रिस्क ज्यादा होता है। क्लियर है? कोई नया प्रोडक्ट बनाया आपने, वो पता नहीं चले ना चले, लोगों को पसंद आए ना आए, जिस कस्टमर के लिए बनाया है उसको समझ में आए ना आए। अब कोई नया फैशन आता है तो लोग कहते हैं यार ये अच्छा नहीं है, फिर उस फैशन को बढ़ते बढ़ते उसको सक्सेसफुल होते होते टाइम लगता है, ठीक है ना? हाफिज मोहम्मद मुइज, इज इट क्लियर? हाफिज मोहम्मद मुइज, इज इट क्लियर? ऑलराइट, गुड। इम्प्लीकेशंस का बता दें दानियाल बट 3 to 5 and 3 to 9 क्या मैम आप इतना समझाती हैं, सब लेक्चर वर्ड टू वर्ड नोट किया हुआ है हमने। सलमा, एक्चुअली दैट इज वाइस, दैट इज वाइस, एंड ऐसे ही होना चाहिए। जब तुम वो नोट्स अपने पढ़ोगे ना, और पढ़ के जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपके लिए एग्जाम पास करना बिल्कुल हलवा हो जाएगा। ये लेक्चर लेने का ना यूनिवर्सिटी का, या इस लेवल के ऊपर, जिस लेवल पे आप प्रोफेशनल लेवल के ऊपर है, लेक्चर नोट करना, बुक के साइड में एग्जाम्पल्स नोट कर लेना मस्ट है। अब एक ही चीज को मैं 100 दफा रिपीट कर रही हूँ, मगर मैं क्या बोलूं बताओ। खैर है, छोड़ो। इम्प्लीकेशन का मैम बता दे भाई, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है, इसको दानियाल बट इम्प्लीकेशन वर्ड का ना मैं तुम्हें एग्जैक्ट मीनिंग गूगल करके तुम्हें देती हूँ मैं, इम्प्लीकेशन का मतलब, क्योंकि मैं 100 दफा बता चुकी हूँ। इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीकेशन, तो मैं इम्प्लीकेशन जो है ना, रुको मैं अब तुम्हें, इम्प्लीकेशन का मतलब है कंक्लूड, कंक्लूजन ड्रॉ करना, टू ड्रॉ कंक्लूजन। इम्प्लीकेशन का मतलब है टू ड्रॉ कंक्लूजन, ठीक है? टैक्टिकल गोल्स, अच्छा भाई टैक्टिकल 3 लेवल के गोल्स होते हैं भाई, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल, ऑपरेशनल। टैक्टिकल का मतलब होता है ये, नईम अहमद कौन सी स्लाइड पे ये टैक्टिकल गोल वाला बताओ जरा। विलायत साहब आप स्लाइड नंबर 3 से 27 एक्सप्लेन कर दें, क्या बात है आपकी, तो मतलब आपको सल्यूट मारती हूँ मैं। मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर है, सुन लो बैठ के निकाल के, मतलब खून खौलाने में ना कोई कमी नहीं छोड़ते तुम लोग। अच्छा मजाक करा तुमने अभी मेरे साथ। अगर टैक्टिकल जो कहाँ है मेरे पास, टैक्टिकल इस वाली स्लाइड में नंबर 2 वाले चैप्टर में हो चुका है। अब पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है टैक्टिकल हो चुका, या इस वाले में नहीं है। टैक्टिकल पिछले वाले उसमें था जहां तक मेरा ख्याल है। टैक्टिकल मिड मैनेजर्स जो है वो टैक्टिकल डिसीजन ले रहे थे। टैक्ट करने का मतलब होता है डील करना, हैंडल करना, तो ये मिड मैनेजर का काम होता है। नईम क्लियर है? नईम बेटा क्लियर है? हाँ जी, चैप्टर 2 का देखो, यार मुझे भी याद हो गया, तुम लोग पता नहीं क्या मैं बोलूं तुम लोग को। और मैंने भी सारी स्लाइडें कंगाल ली, मैंने कहा पता नहीं किधर एक होगा, तो याद है, अच्छा नहीं वो तो चैप्टर 2 में, अभी तो हम लोग इस पे है, एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम चैप्टर नंबर 3? साबुन स्लो है तुम लोगों का, तो इस चैप्टर में से और कोई सवाल है तो कर लो भाई, उसके बाद आगे रिपीट नहीं करूंगी मैं। चैप्टर 1, 2 और 3 के सारे सवाल आज मैंने आंसर कर दिए हैं। अब तुम लोगों ने मुझसे कुछ भी पूछा ना, मैं तुम लोगों को पिटाई करूंगी। तो मैं बाहर आ सकती हूँ, कंप्यूटर से बाहर आ सकती हूँ मैं, मेरे पास
जादुई छड़ी है जिससे मैं तुम लोग की यहाँ बैठे बैठे पिटाई कर सकती हूँ, ठीक है। सो आई बिलीव आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं हम। यस रियली अजवर, अच्छा खैर मजाक, अब जोक से पार्ट, तो अब जो है वो हम यहीं पे रख रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, 3 चैप्टर सक्सेसफुली क्वेश्चन आंसर्स के साथ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मैं अनाउंस कर रही हूँ कि तुम लोग इन 3 चैप्टर्स की समरी खुद से अपने वर्ड्स में प्रिपेयर कर लो और अपनी तैयारी कंप्लीट कर लो, ठीक है। मैं इनके एमसीक्यूज मेरे पास टू बी वेरी ऑनेस्ट हैं। अब मैं टाइप करने में मुझे कितना टाइम लगेगा इसका पीडीएफ बनाने में या वर्ड पे बनाने में, ये मैं अभी प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, ये डिपेंड करेगा मेरे अगले हफ्ते के वर्कलोड पे, ठीक है। क्योंकि ये अभी सितंबर 15 से लेकर के अक्टूबर के मिड तक मैंने अपनी ट्रेवलिंग थोड़ी सी रखी हुई है। तुम लोग फिक्र नहीं करो, तुम जहां भी होंगी तुम लोगों की क्लास ले रही होंगी मैं, ठीक है। तो जो है वो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए है, तो मैं आपका टेस्ट अनाउंस जब करूंगी यू विल बी नोटिफाइड कि हाँ जी अगले हफ्ते मंडे के दिन तुम्हारा टेस्ट है, सही है। अजवर बेटा यू हैव माय नंबर, तो एक काम करो, ये जो तो स्कैमर वाली जो बात कर रहे हो ना, ये मुझे बताओ कि ये कैसे करना है, मुझे व्हाट्सएप पर्सनल मैसेज पे करो, ऑलराइट अजवर, या तो मुझे बता देना, बिकॉज मेरे पास वो बनी हुई है पूरा वो है, तो मुझे बताना कि किस तरह से स्कैन करना है, ठीक है। So that is the end of today's class. Chapter 1, 2, 3. Please be ready for the test anytime within another 10 to 15 days. ठीक है, चलें फिर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अब अगले सैटरडे के दिन हम चैप्टर नंबर 4 और 5 कवर करेंगे, ठीक है। ओके जी, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और अब तो किसी स्टूडेंट को कोई सवाल नहीं बचा ना, मतलब कोई ऐसा है जिसकी अभी भी फ्लिकर हो रही हो ट्यूबलाइट? कोई ट्यूबलाइट है? हाँ, अब सवाल नहीं आना चाहिए, मतलब कसम से गला वाला सब खत्म हो जाता है, सब डन, गुड है। चलो ओके, फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है आप लोगों से, ठीक है। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। एडमिन शफीक साहब, ऑलराइट, मैं यहाँ पर लीव करती हूँ।